हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं रियल कॉन्सेप्ट पे। मैं हूँ ओम मिश्रा। आज आपको फिर मैं अगले टॉपिक पे ले जा रहा हूँ। जैसे आपको पहली टॉपिक जो थी हमारी, इसके पहले जो मैंने आपको दिया था, अर्थो सेंटर के बारे में चर्चा किया था। मैंने आपको बताया था कि अर्थो सेंटर से कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि भाई देखो, हर एग्जाम में मैंने बोला था ना कि चाहे हम बिहार पॉलिटेक्निक हो, झारखंड पॉलिटेक्निक हो, आईआईटी हो, उत्तर प्रदेश का पॉलिटेक्निक हो, किसी भी पॉलिटेक्निक एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स होता है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि थ्योरी बहुत ज़रूरी है। इसका थ्योरी अगर आप जानते हो, कंसेप्ट आप जानते हो, तो क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है आपको जानना। तो उसी के बारे में बात आगे लेके चल रहे हैं हम लोग, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो उसका अगला जो टॉपिक हम लोग का होगा सरकम सेंटर होगा। अभी आपने पढ़ा था अर्थो सेंटर, हम लोग सरकम सेंटर पढ़ रहे हैं, यानी परिकेंद्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किसके बारे में चर्चा करेंगे? यानी हम लोग बात करेंगे परिकेंद्र। किसके बारे में चर्चा करेंगे? परिकेंद्र, सरकम सेंटर के बारे में। सरकम सेंटर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, परिकेंद्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यानी जो अगला टॉपिक हम लोग क्या है, परिकेंद्र में है। इस पे चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं कि परिकेंद्र से कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनाए जाते हैं। कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनाए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जिससे सबसे पहले तो हम जान लें कि परिकेंद्र क्या होता है। परिकेंद्र क्या होता है, यानी जो सरकम सेंटर होता है क्या होता है। मैं आपको बता दूं, डेफिनेशन में लिख देता हूं यहाँ पे। अक्सर डेफिनेशन पूछा जाता है, मैं लिख दे रहा हूं कि भुजालंब समद्विभाजक, भुजालंब समद्विभाजक, भुजालंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है, यानी सरकम सेंटर कहलाता है। यानी मैंने क्या लिखा? भुजालंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु, भुजालंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कहने का मतलब यह है कि भुजालंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है। कुछ बच्चे प्रतिच्छेदन बिंदु को, जैसे कि कुछ बच्चे इंग्लिश वाले हैं, तो इसको प्रतिच्छेदन बिंदु को इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैंने हर क्लास में आपको बताया कि देखो, वर्डिंग जो हम करते जाएंगे, बस आपको समझना है। मैंने आपसे क्या बोला? देखो डेफिनेशन कैसे पूछता है। वो जब बोलेगा कि भुजालंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, तो आप कहोगे कि भुजालंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाएगा? परिकेंद्र कहलाएगा, यानी सरकम सेंटर कहलाएगा। सरकम सेंटर कहलाएगा भुजालंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु। अब यहाँ आखिर में ये भुजालंब समद्विभाजक है क्या? भुजालंब समद्विभाजक क्या है देखना। जैसे मैंने एक सर्किल यहाँ पे बनाया, आपके सामने सर्किल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, सॉरी ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया। तो परिकेंद्र का मतलब होता है कि एक ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के शीर्ष से होके गुजरे। कैसे गुजरे? त्रिभुज के शीर्षों से होके गुजरे, उस वृत्त को हम लोग क्या बोलते हैं? परिवृत्त। क्या बोलते हैं? परिवृत्त। एक ऐसा वृत्त जो किसी भी त्रिभुज के शीर्षों को टच करते हुए गुजरे, वो क्या कहलाता है? परिवृत्त। और इस परिवृत्त का केंद्र जो होता है, परिकेंद्र कहलाता है। मैंने क्या बोला आपसे कि भुजालंब, भुजालंब समद्विभाजक का मतलब यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, यानी जो भुजालंब समद्विभाजक की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मैंने कहा क्या बोला आपसे? यहाँ पे जब ये तीनों आके एक दूसरे के एक पॉइंट पे मिलेंगे, तीनों आके एक दूसरे से एक पॉइंट पे मिलेंगे, जब तीनों एक पॉइंट पे मिलेंगे, भुजालंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु, ध्यान से पढ़ना। भुजालंब समद्विभाजक मैंने सर्किल भी बना दिया साथ में कि दिक्कत ना हो। भुजालंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु, मैंने कहा इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? सी मान लेते हैं। हमने कहा जो एक प्रतिच्छेदन बिंदु इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी इसको हम लोग ओ बोल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिकेंद्र। क्या बोलते हैं? परिकेंद्र। यानी परिवृत्त का जो केंद्र होता है वो क्या कहलाता है? परिकेंद्र। मेरी बात को समझ लिया आप लोग? मैंने कहा भुजालंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। अब आ जाओ, यहाँ से मैंने अगर ड्रॉ की एक लाइन, ये ड्रॉ की एक लाइन,
यहाँ से मैंने ड्रॉ किया एक लाइन, हमने यहाँ से ड्रॉ किया एक लाइन, देखो 3 लाइन मैंने ड्रॉ किया। इसको हम लोग मान लेते हैं कि इसको मान लीजिए बी तो है ही है, इसको मान लेते हैं हम लोग डी, क्या मान लिया जाए, इसको मान लीजिए ई, इसको मान लीजिए क्या, एफ मान लीजिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, परिकेंद्र क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है। मैंने बोला भुजा लंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु। एक्चुअली सर्किल जब पढ़ोगे आप लोग, हम जब आपको सर्किल पढ़ाएंगे तो और चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी, चीज़ों को लेके थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि नई चीज़ें आपके लिए, नहीं है। भुजा लंब, यहाँ पे लंबवत, लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री कोण बनाएगी, लंबवत का मतलब यहाँ पे जो भुजा पे कितने डिग्री कोण बनाएगी, 90। और मैं बता दूं ये थ्योरी कहाँ से आती है, ये थ्योरी हमेशा आती है, हमने कहा कि कोई भी सर्किल है, ये अपने स्पर्शी रेखा पे, त्रिज्या जो होती है स्पर्शी रेखा पे 90 डिग्री कोण बनाती है। जो त्रिज्या होगी इसकी, जो त्रिज्या होगी स्पर्शी रेखा पे कितने डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री का। तो हमने कहा कि जो त्रिज्या होगी स्पर्शी रेखा पे, अगर देखा जाए तो हमने कहा कि ये जो आपकी स्पर्शी रेखा पे 90 डिग्री कोण बना रही है। और एक थ्योरी ये है कि मैंने कहा कि कोई भी त्रिज्या जो हो अपनी जीवा पे, कॉर्ड क्या है, जीवा, यानी ए और बी इसका जीवा माना गया, अगर बी और सी इसका जीवा माना गया, कॉर्ड माना गया, ये सेंटर यहाँ जो आपका कोण बनेगा कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। जो अगर हमने कहा कि बी और सी को जीवा माना गया तो ये क्या होगा भाई, ये जो आपका त्रिज्या होगी यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनाएगी, लंबवत प्रतिच्छेद करेगी इसको। अगर ए सी को जीवा माना गया तो ये भी यहाँ पे लंबवत करेगी, अगर बी और ए को जीवा माना गया तो ये भी लंबवत करेगी, 90 डिग्री कोण ए बनाएगी। हमने कहा 90 डिग्री कोण ए बनाएगी, ये भी 90 डिग्री कोण बनाएगी। हमने कहा अगर इसको लेके चला जाए तो देखा जाए, एक चीज़ देखना आप लोग थोड़ा ध्यान से, कि हमने कहा कि अगर ए और ओ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ए और ओ की बात करते हैं, इक्वल टू ओ और बी की बात करते हैं, इक्वल टू ओ और बी, इक्वल टू ओ और सी की बात करते हैं, ओ और सी। क्यों भाई, क्योंकि किसी भी वृत्त की त्रिज्या आपस में समान होती है। अगर देखा जाए सेंटर है तो ये आपको टच करिए, मतलब वृत्त को टच करिए, त्रिज्या का काम करेगी, ये भी त्रिज्या का काम करेगी, ये भी त्रिज्या का, रेडियस का काम करेगी, ए भी रेडियस का काम करेगी, ए भी रेडियस का, ए भी रेडियस का, ए भी रेडियस का, ए भी रेडियस का, और ए भी रेडियस का काम करेगी। तो हमने कहा कि ये शायद सब रेडियस बराबर होते हैं। एक त्रिभुज में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। हमने कहा इक्वल टू यहाँ पे ओ एफ के बराबर, हमने कहा इक्वल टू ओ एफ इक्वल टू ओ ई, ओ ई इक्वल टू ओ बी क्या लिख सकते हैं, ओ डी लिख सकते हैं, ओ डी लिख सकते हैं, बराबर कितना होगा, आर। यानी सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी देखा जाए तो ये सारी भुजाएं जो मैंने यहाँ पे खींचा हुआ, ए वाली ये आपस में बराबर होंगी। मैंने यहाँ पे ए भुजा खींचा है, ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। मैंने ए भुजा खींचा हुआ है, ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। कुछ चीज़ें हमको ऐसे फील हो रहा है कि जब ए बराबर तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रही है। क्या बन रही है, समद्विबाहु त्रिभुज बन रही है। तो हमको लगता है कि जब समद्विबाहु त्रिभुज बने तो ए वाला जो एंगल होगा और ए वाला जो एंगल होगा आपस में क्या होगा, बराबर। ए भी थीटा होगा, ए भी क्या होगा, थीटा। मेरी बात को समझिएगा इत्मीनान से। हमने कहा ए वाला और ए बराबर होगा अगर हमारा, तो ए वाला एंगल भी थीटा होगा और ए भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा। थीटा होगा नहीं होगा, यानी जैसे कह सकते हैं, मैंने किसी एक एंगल को लेकर चलते हैं हम लोग। मैंने कहा कि ये थीटा हो गया, अब ये आपकी त्रिज्याएं आपको बराबर हो गई। अब यहाँ से क्या होता है कि थोड़ा सा यहाँ से त्रिज्याएं, कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि परिकेंद्र की त्रिज्या क्या होगी। जब कभी कभी त्रिज्या यानी आर की वैल्यू पूछा जाए, परिकेंद्र की त्रिज्या क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी, क्या, ए बी सी अपॉन, सॉरी ये क्या होता है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा होता है। 4 डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर मान लीजिए पूछ दिया जाए कि अगर हमको भुजाएं दे दी जाए और त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दी जाए, और हमसे क्या पूछा जाए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिज्या कितनी होगी, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं त्रिज्या बराबर कितना होगा, ए बी सी बटे में कितना, 4 डेल्टा। यानी डेल्टा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यहाँ से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, भुजाएं भी निकाल सकते हैं, त्रिज्या भी निकाल सकते हैं, तीनों काम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपके फिक्स होते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से आपके फिक्स होते हैं। चलिए इतनी बात समझ गए आप लोग, इतनी बात समझ गए तो अब आ जाइए
अब आ जाइए, अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैंने आपसे क्या बोला कि भुजा लंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु, लंब समद्विभाजक यानी बराबर भागों में बांटेगी। क्या करेगी, बराबर भागों में बांटेगी। इनको बराबर भागों में बांटेगी, इनको भी बराबर भागों में बांटेगी। सबको क्या करेगी, ये बराबर भागों में बांटेगी। जैसे क्या होगा, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ए और यहाँ पे अगर एफ इसको दर्शाते हैं, यहाँ पे इसको दर्शाते हैं, यहाँ पे एफ, या तो कुछ और दर्शा लें, पी क्यू दर्शा ले, इसको पी दर्शा ले, यहाँ पे क्या दर्शा ले, क्यू दर्शा ले, यहाँ पे क्या दर्शा ले, आर दर्शा ले। हमने कहा कि यहाँ पे क्या हो सकता है हमारा, यहाँ थ्योरी अगर हमने कहा कि ए पी बराबर कितना, पी और बी, कोई गड़बड़ मैंने नहीं किया। मैंने यहाँ पे बोला कि बी क्यू बराबर कितना, क्यू सी, कोई गड़बड़ नहीं किया मैंने। यहाँ बोला सी आर, मैंने बोला कि सी आर इक्वल टू कितना होगा, आर और कोई दिक्कत नहीं किया मैंने कहा कि ये भुजाओं को दो भागों में बांटती। मेरी हर बातों को, हर पहलू को समझना, मैं कितना स्लो वे में आपको पढ़ा रहा हूँ, हर बातों को समझना। आप एकदम निचोड़ निकालो, आप एकदम सीधा निचोड़ निकालो। हमने कहा जो त्रिभुज आपके बन रहे हैं, सीधे त्रिभुज आपके बन रहे हैं, सब त्रिभुज बन रहे हैं, सब समद्विबाहु बन रहे हैं। सब क्या बन रहे हैं, समद्विबाहु बन रहे हैं। हमने कहा कि जो लंब समद्विभाजक की भुजाओं को दो भागों में बांट देती है, भुजाओं को क्या करती है, दो भागों में बांट देती है। यानी AP की वैल्यू PB के बराबर होगी, BQ की वैल्यू QC के बराबर होगी, CR की वैल्यू R की। कभी कभी AP की वैल्यू अगर दे दिया कि ये 5 है तो AB वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 ही हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि मान लो इसकी वैल्यू दे दिया, इसकी वैल्यू दे दिया, इसकी वैल्यू दे दिया। अगर हमसे कोई भुजा पूछ दी तो हम बना लेंगे, क्योंकि जानते हैं कि ये भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो कोई वैल्यू हमसे दे सकता है। इतना काम हो गया आपका। दूसरा काम ध्यान रखिएगा इस फिगर में क्या ध्यान रखिएगा, ये जो आपका पूरा का पूरा एंगल है, ये पूरा का पूरा जो एंगल है ना, ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा का जो मैं यहाँ से आर हटा रहा हूँ, आपसे आर हटा रहा हूँ, आर मैं हटा रहा हूँ, ये हो जाएगा 2 एंगल ए। कितना हो जाएगा, ए के सामने है। यानी ए वाला जो पार्ट है पूरा, ए वाला जो इतना पार्ट है, इतना वाला पार्ट है, केवल इतना पार्ट, जो इतना पार्ट है वो एंगल ए के बराबर होगा, और इतना पार्ट जो होगा ये भी एंगल ए के बराबर होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 एंगल ए। ए वाली जो पार्ट होगी ये एंगल बी का काम करेगी, ए वाली पार्ट भी एंगल बी का काम करेगी। किसका काम करेगी, एंगल बी का। ये पूरा पार्ट को हम कहेंगे तो 2 एंगल बी हो जाएगा। कितना होगा, बी के सामने तो 2 एंगल बी। ए वाला जो पार्ट होगा एंगल सी का काम करेगी, ये भी पार्ट एंगल सी का काम करेगी। ये पूरा वाला पार्ट क्या हो जाएगी भाई, एंगल और 2C हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2C हो जाएगी। हमने कहा कि अगर देखा जाए कि BO और D, हमने कहा कि एंगल BOD, ध्यान समझना, इक्वल टू एंगल DOC, एंगल DOC इक्वल टू एंगल BAC, एंगल BAC आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कभी कभी क्या होगा, इस एंगल की वैल्यू दे दिया मान लो 50 डिग्री, और इस एंगल की वैल्यू पूछ दिया तो इस एंगल की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 50 डिग्री हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। वही कंडीशन यहाँ पे लागू होगा। एंगल BOF, एंगल BOF बराबर एंगल FOA, FOA बराबर एंगल क्या हो जाएगा हमारा, C वाला। यानी कौन सा, C वाला, BC और A, एंगल BC और A हो जाएगा। अब आते हैं इस एंगल पे। तो हमने कहा कि एक कंडीशन एंगल हो जाएगा COE, एंगल COE इक्वल टू एंगल EOA, EOA इक्वल टू एंगल ABC, एंगल AB और C। मेरा कहने का मतलब 3 चीज़ें आप कहीं नोट कर लेना, नोट करना, समझने का प्रयास करना। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ए वाली जो एंगल होगी ना, ए वाली एंगल होगी पूरा का पूरा इस एंगल के बराबर होगी। ये दोनों जो होंगी इस एंगल के दुगुना होगी। कहा जाता है कि एक ही जीवा या चाप, तो एक ही चाप या जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पे बना कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगुना होता है। तो ये जीवा का काम कर रही है। इस जीवा द्वारा इस केंद्र पे बना कोण जो है, इस परिधि पे बने कोण का क्या होगा, दुगुना होगा। ए अगर थीटा होगा तो 2 थीटा होगा। ये जीवा का काम कर रही है, तो ए अगर थीटा होगा तो ए 2 थीटा होगा, तो ये थीटा होगा। अगर ये थीटा होगा तो ये 2 थीटा होगा। हमने कहा कि ए अगर थीटा होगा तो ये 2 थीटा होगा। इतना, चलिए आ जाइए, ठीक।
इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है। मेरी बात को समझिएगा, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइंड करके देखिएगा। यहाँ से थ्योरी हमसे पूछा जाता है। आ जाइए, अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ थोड़ा सा थ्योरी पे। आगे क्या ले चलता हूँ? थ्योरी पे आगे ले चलता हूँ कि मैं 3 क्वेश्चन और यहाँ से आपको लिखवाऊँगा लंब केंद्र से। बात को समझिएगा, बात को समझेंगे, कंसेप्ट सही रहेगा, आपका तैयार रहेगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर कर जाओगे एग्ज़ाम में। और एक ऐसे टॉपिक होते हैं कि जहाँ से फिक्स होता है क्वेश्चन बनाना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बनाएगा कैसे, कहेगा कि मान लो एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है। त्रिभुज ही बोलेगा, त्रिभुज ABC। इसका परिकेंद्र क्या है? अब परिकेंद्र बोल दिया, ध्यान देना, ऐसे बोल दिया। बोला कि जो A है ना, A वाले पार्ट है, A वाला पार्ट है, क्या है? O है। और इसको बोल दिया क्या? A परिकेंद्र है। क्या बोल दिया? सर्किल नहीं बनाया, कोई जरूरी नहीं सर्किल बनाएगा, परिकेंद्र बोल दिया। बोला कि बताओ कि इसको A मान लिया, इसको B मान लिया और इसको C मान लिया। बोला कि बताओ कि एंगल BOC बराबर 90 डिग्री, तो एंगल A का मान कितना होगा? तो आप कह सकते हो परिकेंद्र, जब भी आपको सर्कम सेंटर दिखेगा, A अगर 90 डिग्री दिख रहा है तो ये वाला कोण इसके आधा होगा, कितना होगा? 45 होगा। कोई दिक्कत? बस यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एंगल दे के एंगल का मान पूछा जाएगा। अगर इस एंगल की वैल्यू दे रखा हुआ है, किस एंगल की वैल्यू दे रखा है? इस एंगल की वैल्यू दे रखा है 25 डिग्री। कितना दे रखा हुआ? 25 डिग्री। अब पूछा कि एंगल CO और A का मान कितना होगा? सीधे आपका जवाब कितना होगा? 50 डिग्री। इस एंगल की वैल्यू मान लो दे रखा है, और कितना डिग्री मान लेते हैं हम, इस एंगल की वैल्यू दे रखा हमारे पास 100 डिग्री। कितना डिग्री दे रखा हुआ? इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 डिग्री। बात समझिएगा, एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, जिस एंगल की वैल्यू देगा उसके सामने वाले एंगल की वैल्यू पूछ दे। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई तो मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ समझ जाओगे। बस मेरे साथ बने रहना और मेरी जो भावनाएं हैं उसको समझने का प्रयास करना। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको क्या समझाना चाहता हूँ। अब 3 नोट मैं आपको लिखवाऊंगा। 3 नोट, पहला नोट होगा मेरा, नोट होगा पहले न्यून कोण में बात करेंगे। एक त्रिभुज बना है न्यून कोण, एक त्रिभुज बना है क्या? न्यून कोण। इसमें जो परिकेंद्र होगा ना, इसमें जो परिकेंद्र होगा, ए जो होगा परिकेंद्र जो होगा त्रिभुज, मान लीजिए कि सपोज दैट मैंने कहा कि हटा दो, इसमें परिकेंद्र जो होगा, परिकेंद्र जो होगा इसमें, सॉरी यार रुक जाओ, फिगर अच्छे से नहीं बन रहा है। मैंने कहा सर्किल बना दिया यहाँ से, उसमें फिगर बना दिया, त्रिभुज बनाया यहाँ से मैंने, त्रिभुज बना दिया। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? बात को समझना मेरी। मैंने कहा परिकेंद्र जो होगा, मैंने कहा जो ये सर्किल बना हुआ आपका, ये जो सर्किल आपका बना हुआ है, परिकेंद्र वाला सर्किल जो बना हुआ है, सर्किल आपका बना हुआ है, हमने कहा कि ये जो होगा आपका त्रिज्या वाला काम करेगा। किसका काम करेगा? त्रिज्या काम करेगा। ए वाली जो वैल्यू होगी ये होगी परिकेंद्र। क्या होगा? ये मान लो परिकेंद्र की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? परिकेंद्र। इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको क्या मान ले? सी मान ले। तो पूछा जाता है न्यूनकोणीय त्रिभुज में परिकेंद्र। पहला जो होता है न्यूनकोणीय त्रिभुज में, न्यूनकोणीय त्रिभुज में, त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर बनता है। क्या बनता है? त्रिभुज के अंदर बनता है। पहला अंदर बनता है। मैंने बोला ना कि कोई भी केंद्र होगा न्यूनकोणीय त्रिभुज में, त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट 2, जो हमारा नोट 2 के बारे में बात कर रहे हैं, नोट 2 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमने कहा कि समकोण त्रिभुज की बात अगर किया जाए, जो समकोण त्रिभुज की बात किया जाए, समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होगा, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र होगा एक कर्ण का मध्य बिंदु होगा। इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको क्या मान ले? सी। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो ये व्यास होता है ना, ये उसका, ये जो आपका कर्ण जो होता है वृत्त के व्यास का काम करता है। जो एक केंद्र होता है ना, ये क्या होता है? परिकेंद्र होता है। क्या होता है? परिकेंद्र होता है। क्या होता है? परिकेंद्र होता है।
तो नोट क्या लिखोगे कि समकोण त्रिभुज में, बस मेरी बात को समझना, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर कर्ण का मध्य बिंदु होता है। क्या होता है? कर्ण का मध्य बिंदु होता है। सुन लो, लिख लो, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र जो होता है कर्ण का मध्य बिंदु होता है। किसका मध्य बिंदु होता है? कर्ण का मध्य बिंदु होता है। मध्य बिंदु होता है कर्ण का, क्या होता है? मध्य बिंदु। पूछा जाए कि किस त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है कर्ण का मध्य बिंदु होता है, तो सीधे आप कहोगे समकोण त्रिभुज में। आपसे ये भी पूछ सकता है कि समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र कहाँ बनती है, तो आप कह सकते हो कर्ण के मध्य बिंदु बनती है। कहाँ बनती है? कर्ण के मध्य बिंदु पर। तीसरा जो नोट होता है, अधिक कोण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम लोग अधिक कोण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो अधिक कोण में क्या होता है? अगर देखा जाए, मैं सर्किल बना दूं यहाँ पे, अगर सर्किल बनाऊं, सर्किल का थ्योरम यही कहता है कि जो सबसे छोटा वृत्तखंड होता है ना, उसमें अधिक कोण बनता है। बड़े वाले वृत्तखंड में क्या बनता है? ये जो बना हमारा, हमने कहा ए हो गया और बी हो गया और क्या हो गया हमारा सी। ये अधिक कोण का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? अधिक कोण का। केंद्र कहाँ पे बना? यहाँ पे। वृत्त का केंद्र कहाँ बना? यहाँ पे। ये जो बना परिकेंद्र बना। क्या बना मेरे भाई? परिकेंद्र बना। कहा जाता है कि सबसे छोटे वृत्तखंड में अधिक कोण बनता है, बड़े वृत्तखंड में क्या बनता है? न्यून कोण बनता है। तो नोट 3 जो होगा हमारा, ये 2 था 3 था, हमने बोला कि अधिक कोणीय त्रिभुज में कह सकते हो, समकोण त्रिभुज, अधिक कोणीय त्रिभुज में परिकेंद्र जो होगा, अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र जो होता है, परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर बनता है। कहाँ बनता है? त्रिभुज के बाहर बनता है। कहाँ बनता है? बाहर बनता है। बात समझ में आ गई हमारी? देखो 3 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में यहाँ से बनेंगे, हो सकता है, देखो मैं प्रॉपर मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही बनेंगे, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जितना मैं टॉपिक पढ़ाया वहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे। भाई पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से, IIT एंट्रेंस एग्जाम से जो भी दे रहे हो आप एंट्रेंस एग्जाम, इसमें क्या होगा कि सारे टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे ना। ये कोई ज़रूरी थोड़ा नहीं कि सारा क्वेश्चन इसी से बन जाएगा। इस टॉपिक से हो सकता है एक क्वेश्चन बनाया जाए, क्योंकि देखो 100 कंसेप्ट हैं, 100 कंसेप्ट से मान लो किसी कंसेप्ट से बनाएगा, किसी कंसेप्ट से नहीं बनाएगा, 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन बनाने हैं आपको। तो इससे बहुत से क्वेश्चन होंगे जो क्या करेंगे, कंसेप्ट छोड़ेगा, किसी में किसी साल बनाएगा, किसी में किसी साल बनाएगा, किसी में किसी साल बनाएगा। लेकिन मेरा काम है पढ़ाना। हो सकता है कहीं से भी आपके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मैंने कहा कि अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूनकोणीय त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ बनता है, तो आपका जवाब होगा न्यूनकोणीय त्रिभुज में परिकेंद्र होता है त्रिभुज के अंदर बनता है। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ बनता है, तो कह सकते हो कर्ण का मध्य बिंदु होता है। तीसरे में क्या बोला है कि अधिक कोणीय त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ बनता है, तो आप कह सकते हो त्रिभुज के बाहर बनता है। 3 चीज़ें आप याद रखना। चलिए आज के लिए क्लास इतने ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। हम लोग चतुर्भुज आगे लेके आएंगे। त्रिभुज यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं, चतुर्भुज को लेके आगे आएंगे, उसका सर्किल पढ़ाएंगे। उसके बाद से जो भी टॉपिक बचा होगा धीरे धीरे आपको चलती रहेंगे। आप लोग तैयारी करते रहो अपना। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।